बांडीपोरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को मिली सफलता। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू रेलवे स्टेशन से पुलिस ने किया आतंकी गिरफ्तार। आतंकी का टीआरएफ संगठन से ताल्लुक। डलझील के ऊपर 13 साल बाद भारतीय वायुसेना का एयर शो। भारतीय वायुसेना के विमानों ने दिखाए आसमान में हवाई करतब। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बोल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। कश्मीर घाटी के बांडीपोरा के वाटनीरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ खत्म हो गई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों ने दिवंगत भाजपा नेता वसीम बारी का हत्यारा भी शामिल था। आतंकियों की पहचान लश्कर ए तैयबा के आतंकी आबिद हकानी और आजाद अहमद शाह के रूप में की गई है। ये दोनों जिला बांडीपोरा के रहने वाले थे। मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। आज सुबह पुलिस को वाटनीरा इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार 55 बांडीपोरा का रहने वाला आविद मार्च 2018 में बागा सीमा के रास्ते पाकिस्तान गया था और फिर वहां हथियार का प्रशिक्षण लेकर एलओसी के रास्ते वापस लौटा था। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर भारतीय वायुसेना द्वारा 13 वर्षों बाद श्रीनगर के डल झील के ऊपर एयर शो का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन सेंटर में इस कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई है। इस एयर शो के आयोजन का उद्देश्य कश्मीर के युवाओं को सेना और भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए तथा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना था। इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के विभिन्न विमानों का फ्लाइंग पोस्ट शामिल था और शो में सुखोई और MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान भी भाग लिया है। और इस एयरो शो में भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा वायुसेना की एरोबेटिक, सूर्य किरण और आकाश गंगा की टीम ने भी कश्मीर के लोगों को अपना कर्तव्य से दिल जीतने की कोशिश की। स्पॉन्सर फ्रॉम टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। बुनियादी मकसद है एक तो जो हमारे जो जवान हैं वो पहली बार इस तरीके का शो देख रहे हैं एंड इसलिए वेरी इंस्पिरेशनल शो फॉर देम एज वेल एज इट इज अ ग्रेट वैल्यू आल्सो कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं या जो टूरिस्ट यहाँ से मैसेज दे रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है और मुझे लगता है दिस अ ग्रेट शो फॉर टूरिज्म अट्रैक्शन आल्सो। आई एम होपफुल कि इससे हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद। देखिए, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट तो है ही और बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं एयरफोर्स में जाऊं। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन सुबह से मैं भी यहाँ बैठा हुआ सुन रहा हूँ, बच्चों को जो तरीके उन्होंने बताया कि कैसे एयरफोर्स ज्वाइन किया जाता है, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। और साथ ही ये नेशनलिज्म का एक बहुत अच्छा सबक है, क्योंकि कश्मीर जिसको पिछले 30 साल से मिस कर रहा था, आज हम वो देख रहे हैं कि कश्मीर किस हद तक चेंज हुआ। और 13 साल के बाद ये इशू आज पहली बार पूछ रहा हुआ है। इस बात से अंदाजा लो कि कश्मीर कहां से कहां तक आ गया। पहले जहां कश्मीर में बम गोली की बात होती है, आज कश्मीर में इंडक्शन की बात होती है। आज कश्मीर के बच्चों को ये सिखाया जाता है कैसे आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और क्या क्या एयरफोर्स में वो रास्ते हैं जिनसे आप एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हम ठीक उसी स्पॉट पर मौजूद है जहां पर इस वक्त इंडियन एयरफोर्स का शो हो रहा है, IF शो हो रहा है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से कश्मीर में थी। डल झील के इस खूबसूरत मनाजिर को लेकर बात करें, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस नजार थोड़ा सा पैन करें और पैन करके दिखाएं कि
इस मंच पर कई स्टूडेंट्स अलग अलग स्कूल से आकर यहाँ पर जिनकी हाजिरी है, साथ ही साथ उनके टीचर्स भी आए हैं। जो कलाबाजियां यहाँ होनी है, जो आईएफ की तरफ से आज जिस प्रकार से उन्होंने कलाबाजियां की है, थोड़ा सा विजुअल्स अगर हो सके तो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट फिरदौस पैन करे और दिखाएं कि किस तरीके से पैराग्लाइडिंग और पैराशूट्स के जरिए जो है डाइवर्स जो है वो यहाँ पर कला मंच और कला जो बाजियां हैं वो दिखा रहे हैं। और इस बीच इस खास तौर पर जो इस मौके का फायदा कह सकते हैं कि हम वो बच्चे भी उठाना चाहते हैं जो आने वाले टाइम में आईएफ की एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इसका मेन मकसद ही है कि गिव विंग्स टू योर ड्रीम्स। और खास तौर पर देखा जाए तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डलगेट से लेकर SKIC से तक मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। और इस बीच अगर बात करें तो ऑर्केस्ट्रा बैंड के साथ साथ कई सारी इंफॉर्मेशन जो है आईएफ की पहुंचाई जा रही है। आर्मी, पुलिस, CRPF देखा जाए तो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर मौजूद है, उनकी फैमिलीज भी मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन के कई सारे ऐसे ऑफिसर्स, खास तौर पर ये जो VIP लॉन्च है यहाँ पर मौजूद है। इस बीच अगर बात करें तो यहाँ पर एक स्पेशल स्पीच होने जा रही है इस डाइस पर, जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी इस मंच के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि आईएफ का ये शो और खास तौर पर कश्मीर की तवारीख के हवाले से एक बहुत बड़ी हिस्ट्री। पुलिस ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया और आतंकी को गिरफ्तार करने से एक पिस्टल भी उससे बरामद की गई है। आतंकी की पहचान शेख सुनैन यूसुफ उर्फ राजा उर्फ सुल्तान पुत्र मोहम्मद यूसुफ शेख निवासी गांडापोरा चौपैया के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान सुनैन यूसुफ ने खुलासा किया है कि वह TRF का एक सक्रिय आतंकी है और वह एक विशेष कार्य के लिए जम्मू आया था, जिसे उसके आकाओं ने उसे अभी तक नहीं बताया था। जम्मू कश्मीर में 2018 के पंचायत और निकाय चुनाव ड्यूटी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सामान्य प्रशासनिक विभाग के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से 20 दिसंबर 2018 को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन अब सरकार ने करीब 15,000 सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ये इनाम वसूल करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार के मुताबिक कर्मचारियों को 43 करोड़ 29 लाख की ये राशि गलती से जारी कर दी गई है और सरकार के इस आदेश में सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कर्मचारियों के मुताबिक उस वक्त खराब हालात में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने पंचायती चुनावों की प्रक्रिया को सफल बनाया था, लेकिन इस तरह का आदेश देकर सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार के इस आदेश पर क्या कहना है सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के नेताओं का, तो आइए आपको दिखाते हैं। ये बात है कि सरकार ने जब 2018 में इलेक्शन हुआ तो उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम 1 महीने की सैलरी जो मुलाजिम इलेक्शन ड्यूटी दे देंगे उनको हम सैलरी दे देंगे। मुलाजिमों ने अपनी जान जोखिम में रख के हर जगह जम्मू कश्मीर में इस मुश्किल हालात की वजह से भी अपनी ड्यूटी सरें अंजाम दी। लेकिन आज 3-4 साल का अरसा गुजरने के बाद सरकार कहती है कि हम जो वो पैसा है जो दिया है वो रिकवर करेंगे। तो आज सरकार ने उस वक्त ये नहीं कहा था कि इनको बेसिक पे देंगे। तो आज हम ये कहना चाहते हैं जब मुलाजमों से काम था, मुलाजमों से काम लिया गया, तो आज आप कहेंगे कि आप मुलाजमों का जो वो पैसा जो है वो रिकवर करना है। मैं कहता हूँ कुछ लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं। ये तो आज 4 साल के बाद सरकार को होश आया है। तो हम कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुलाजम जो है इस वक्त हमारा मुलाजम जो है अगर दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है तो ये मुलाजमों पर ऐसे इस किस्म के रूल थापने, इस किस्म की चीज़ें करनी, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये बात है कि गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट है, उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है। अगर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई ऑर्डर करते हैं, कल कोई दूसरा आता है वो उसको वापस कर देते हैं, ये गलत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है,
उसमें अगर एम्प्लॉइज का क्या कसूर है? जिन ऑफिसर्स ने ऑर्डर किया फिर उनके पैसे काट रहे चाहिए, उसमें जो एम्प्लॉइज है उनका कसूर नहीं है। जो एम्प्लॉय रिटायर हो गए, कोई मर गए, उनकी आप तनख्वाह काटेंगे, ये एक ज्यादती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो रिटायर हो गए उनकी पेंशन से रिकवरी होगी, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक गवर्नमेंट की, मैंने पहले भी कहा, क्रेडिबिलिटी का सवाल है। आज कोई गवर्नमेंट है, कल कोई और गवर्नमेंट आती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो ये ऑर्डर करते हैं, वो वापस कर देंगे, वो ये गलत होना चाहिए, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जो भी ऑर्डर हो गया है, जो लोगों को मिल गया है, उसको वो एम्प्लॉइज की बेनिफिट के मिले। एम्प्लॉइज ने अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटियां की थी, तब अगर उन्होंने कुछ मिला है तो उनको वो वापस नहीं करना चाहिए। अभी कल या परसों जो एक आदेश निकाला है कि जिन लोगों ने 2018 में इलेक्शन की ड्यूटी दी थी, जो एक्स्ट्रा सैलरी मिली थी, उनका जो अलाउंसेस हैं और जो बाकी पर्क्स हैं उनको जो डिडक्ट करके उनके जो डीडीओस को डायरेक्शन दी गई है उनके खाते से निकालकर गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जमा करवाई जाए। मैं सरकार के सामने समक्ष ये रखना चाहता हूं, गवर्नर साहब के सामने, कि जब 2018 में जो सैलरी एक्स्ट्रा सैलरी इलेक्शन के लिए दी गई थी, उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं थी सरकार की ओर से कि इनको अलाउंसेस मिलेंगे कि या नहीं मिलेंगे। उस गवर्नमेंट के डायरेक्शन के मुताबिक एक मंथ की सैलरी जो हमारे क्लास ऑफ फोर्स एम्प्लॉइज थे उनका पूरी स्टेट के अंदर डिफरेंट जो डीसी थे, डीसी साहबान ने उनकी जो क्लास फोर्स एम्प्लॉइज की उनकी सैलरी विद अलाउंसेस निकाली, और हमारे जो डीडीओस थे उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी कि अलाउंसेस देने का या नहीं देने। मैं माननीय हमारे गवर्नर साहब से जो रिक्वेस्ट करूंगा और जो फाइनेंशियल कमिश्नर उनको जो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऑर्डर को रिव्यू किया जाए। और इसके साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिन एम्प्लॉइज को हमारे को जो सैलरी मिली थी, वो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उसमें 13 महीने की जब सैलरी उनकी पूरी काउंट की गई, इस बार उन सब लोगों ने इनकम टैक्स जो है वो दे चुके हैं। मैं सरकार का ध्यान, क्योंकि जब भी इस स्टेट में इलेक्शन होती हैं तो मुलाजिम उस इलेक्शन को कामयाब बनाता है और सरकार के जितने भी पॉलिसी प्रोग्राम हैं वो लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन सरकार को कोई और आदमी नजर नहीं आता, ये मुलाजिमों को ही देखते हैं, चलो जी ये हमारे नीचे हैं, इनको ही जो सजा देनी है दो। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2018 में अगर कुछ हुआ तो आज 3 साल हो गए हैं, तो बहुत से लोग रिटायर हो गए, जैसे मैं भी रिटायर हूँ। चलो हमने तो तब अपने जब हमारे जो सैलरी निकाली थी, डीडीओ थे, हमने उनको बोला था कि सैलरी मीन्स सिर्फ बेसिक पे निकाली है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने निकाली है तो तब एक मुलाजिम जो बाहर जिसकी ड्यूटी है, फील्ड में ड्यूटी है, तो उसने तो कहीं से वो नहीं लिए, पैसे नहीं लिए। वो अगर किसी अफसर ने पैसे उसकी सैलरी ज़्यादा ड्रा की है या अलाउंसेस से निकाले हैं, तो वो तो उसका जो एक मुलाजिम है जो बाहर रहता है, फील्ड में रहता है, वो उसका उसमें क्या दोष है? सरकार ने दिव्यांगों असहायों को घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाने के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार के इस आदेश का दिव्यांगों और असहाय लोगों ने सराहना को की है, लेकिन साथ ही इन लोगों ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक सरकार के पास दिव्यांगों के आंकड़े ही नहीं है और ना ही सरकार को ये पता है कि दिव्यांग और असहाय लोग किन किन इलाकों में रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैसे दिव्यांगों और असहायों को घर पहुंचेगी? जो गवर्नमेंट ने निकाला इस वक्त ये बहुत अच्छी स्कीम है और इससे लोगों को फ़ायदा आएगा, मगर फ़ायदा तब आता अगर गवर्नमेंट के पास डाटा होता कहाँ पे कितने लोग हैं, जैसे ब्लाइंड कितने हैं, आर्थोपेडिक कितने हैं, डेफ एंड डम्ब कितने हैं, या सीनियर सिटीज़न कितने हैं जो नहीं जा सकते, या कोई बीमार, ये गवर्नमेंट के पास डाटा है ही नहीं पूरा। अगर आप 2011 का भी सेंसस देखोगे वहाँ भी पूरी डिटेल नहीं है। अगर 4% कहते हो गए, 6 लाख डिसेबल पर्सन हमारे J&K यूनियन टेरिटरी में है। तो आप बताओ गवर्नमेंट के पास लिस्ट है किस एरिया में कितने हैं? क्योंकि हम सारा दोष कल मेडिकल वालों पे दे देंगे, उन्होंने नहीं किया। क्या मेडिकल वाले पहले सर्वे करेंगे फिर देखेंगे? उसमें तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। ये तो होना चाहिए था गवर्नमेंट के पास डिटेल, सोशल वेलफेयर के पास डिटेल। आप अगर देखेंगे उनके पास डिटेल है ही नहीं किस कैटेगरी के कितने लोग हैं। तो ऐसे स्कीम अच्छी है, मगर सक्सेसफुल होना मुझे नहीं लगता पूरा हो जाएगा ऐसे, जब तक लोग खुद नहीं जाएंगे या लोगों को अपना समाज, अपने मोहल्ले वाले अवेयर नहीं करेंगे। आप यहाँ का उदाहरण ले लिया, आंगनवाड़ी सेंटर कोई भी देख लीजिए, उनके पास 2017-18 में फॉर्म आए थे। आप बताओ
किस एरिया में कितने डिसेबल पर्सनस हैं। जम्मू में दिया ही नहीं उन्होंने डिटेल कहीं भी। और डिसीज़न तो काफ़ी अच्छा है गवर्नमेंट का कि घर घर जाके डिसेबल्स को वैक्सीन किए जाएगी, बट जो डिसीज़न लिया जाता है, मैंने नोटिस किया है कई काम तक जो बोला जाता है वो होता नहीं है। और कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है, कितने को नहीं हुआ है। जैसे कि हमारा ही लगा लो, हमें दोनों डोज हो चुके हैं, बट मेरा सर्टिफिकेट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि एक मेरे ब्रदर के फ़ोन में आ रहा है फर्स्ट डोज का और सेकेंड डोज का मैसेज मेरे फ़ोन में आ रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे पता चलेगा कि किन लोगों को, कौन सी जगह कितने लोगों को वैक्सीनेशन हुई है और कितनों को नहीं हुई है। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का, अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि सीवियर डिसेबिलिटीज़ है जो कि 100% डिसेबिलिटी, बेड रिडन्स है, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, जो जिनको कि आने जाने की उतनी सुविधाएं नहीं है और कोविड की वजह से आना जाना भी बड़ा मुश्किल है कहीं पे, तो उनका अगर घर जाके ये प्रावधान हो, ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है गवर्नमेंट का। इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा डिसेबिलिटी सेक्टर को, जो अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कर पाए हैं उनके लिए। जम्मू जिले के बिश्नाह तहसील के सीमावर्ती गांव सलैड के रहने वाले सुचितर शर्मा द्वारा आईएएस की परीक्षा में सफलता पाने के बाद अपने घर में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूरे क्षेत्र के लोगों में सुचितर शर्मा की इस सफलता से खुशी की लहर है और सभी सुचितर शर्मा और उनके माता पिता को बेटे की सफलता की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आईएएस परीक्षा में 146वां रैंक हासिल करने वाले सुचितर शर्मा ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ साथ अपने दोस्तों को दिया है। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में उनका कुछ और हासिल करने का लक्ष्य था, लेकिन अभी जो भी कुछ मिला है अब उनमें कुछ बेहतर करने का वो प्रयास करेंगे। सर खुशी मिलती है कि जब ऐसी चीज़ें कोई हासिल करे, गांव का बच्चा हासिल करे। हालांकि जो एम था कुछ और था, मिला कुछ और, मगर फिर भी सर खुशी में मेरी खुशी, हर मेरे पेरेंट्स की खुशी में मेरी खुशी है। और सर इस जो पूरा हुआ है सक्सेस का जो श्रेय जाता है वो मेरे पेरेंट्स को, गाइड्स को, मेंटर्स को, मेरे रिलेटिव्स को और मेरे दोस्तों को जाता है। सर स्ट्रगल तो हर एस्पिरेंट की लाइफ में रहता है, हर एस्पिरेंट स्ट्रगल करता है और हर एस्पिरेंट के चैलेंजेस जो रहते हैं वो सबके यूनिक रहते हैं। तो उस तरीके से सर थोड़ी डिस्टेंस की प्रॉब्लम रही पूरे प्रोसेस में। सर इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी एक काफ़ी बड़ी ज़्यादा दिक्कत रही, जिस वजह से सर अपने गांव से उठ के शहर जाना पड़ता था पढ़ाई के लिए। तो सर ये सब कॉमन दिक्कतें थी जो इधर हुई सर मुझे। सर आज का दिन जो है बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए एक बड़ा खुशी का मौका है। और जो मेरे लिए नहीं, जो मेरा प्रदेश है, जो मेरा मोहल्ला है, जो मेरा गांव है, जो मेरी जो स्टेट है, इसके गर्व की बात है कि आज एक 22 साल का जो बच्चा है वो जहाँ तक पहुँचा है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से बाकी वाले जो मेरे युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी प्रेरणा लें और वो भी इस लम्हे को एंजॉय करें और पढ़ें और हमारे नाम, जो देश का नाम है, जो हमारे मोहल्ले का नाम है, उसको रोशन करें। पूरे इलाके को, जम्मू सबांग, जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर हमारे गांव सलैड को इतनी खुशी हुई कि हर बच्चे से लेकर बड़े तक लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई कि हमारे बच्चे ने, जो हमारा एरिया बैकवर्ड है, बॉर्डर के छठा गांव है, जहां हमारे कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, नेट की बहुत परेशानी थी, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत की कि आज सलैड का नाम, इसके साथ तहसील बिश्नाह का नाम पूरे देश में रोशन किया है। हम इसके आभारी हैं और ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये आने वाले समय में और ज़्यादा हमारे गांव का नाम रोशन करे। जम्मू के पुराने शहर में सरकार ने वर्ष 2012 में सीवरेज का कार्य शुरू किया था, लेकिन अब 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी एनबीसीसी इस काम को पूरा नहीं कर पाई है। सीवरेज के निर्माण कार्य को लेकर जम्मू वासियों का क्या कहना है और जम्मू नगर निगम के इस काम की कछुआ चाल को लेकर उन्होंने क्या पक्ष रखा है, आइए आपको दिखाते हैं।
जम्मू के पुराने शहर में सरकार द्वारा शुरू किया गया सीवरेज का प्रोजेक्ट आम लोगों और स्थानीय पार्षदों के लिए जी का जंजाल बन गया है। स्थानीय पार्षदों के मुताबिक एक तरफ जहां वो कड़े संघर्ष के बाद गलियों का निर्माण करवाते हैं, वहीं दूसरी ओर सीवरेज का निर्माण कर रही नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड उन्हें तोड़ देती है। इससे जहां सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है, वहीं आम लोगों को भी इससे भारी परेशानी हो रही है। लेकिन जितनी दिक्कतें इनके कारण हमें आ रही हैं, इतनी शायद पहले और किसी काम में नहीं आई। हम एक गली बनाते हैं तो ये पीछे पीछे ये तोड़ने आ जाते हैं। वो तोड़ने का भी ये है कि एक तो मुझे जो लैट्रिन की पाइपें डालते हैं, एक बार डाल के चले जाते हैं, फिर उसको मेंटेन नहीं करते। फिर जब हम गली बनाते हैं तो फिर ये तोड़ने आ जाते हैं। पैसा लोगों का बर्बाद हो रहा है, हमारा तो है नहीं, अगर मेरा होगा, आपका पैसा होगा, आम जनता का टैक्स का पैसा है, जो जितना भी पैसा है ये लोगों का वेस्ट जा रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि जब ये लैट्रिन की पाइप डालते हैं तो पहले तो ये छोड़ के चले जाते हैं, फिर हम इनको थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो ये उसमें पीसीसी कर देते हैं, ये छोटी टाइल पर कर देते हैं। ये तो हमने फांसी में के फंदे में डाल दिया। जो पाइप डाल रहे हैं इतनी सारी डाल रहे हैं, 10 घर का पानी उसमें से निकलेगा नहीं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें बतलाइए। जब इन्होंने कनेक्शन में नहीं अभी दिए, अभी तो पाइपें डाल रहे हैं। जब कनेक्शन देंगे तब का इन्होंने तो बिल्कुल गलियां अच्छी तरह पुट देनी है। हमने कहा कैसे जीना है, लोग तो हमको जीने नहीं देंगे। शहर के पार्षदों के मुताबिक सीवरेज के निर्माण को लेकर वो कई बार एनबीसीसी के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा उन्हें सिवाय आश्वासनों के और कुछ नहीं मिला। पिछले 8 साल में एनबीसी सिर्फ कुछ मोहल्लों को सीवरेज से जोड़ पाई है, जिससे जनता बेहद परेशान है। उसके बाद ये मेन होल बनाने आ जाते हैं जी, हमने चेक करने हैं। अच्छा, मेन होल बनाने के बाद ये फिर तोड़ते हैं, वो तोड़ने के बाद ये कहते हैं हमने घरों की पीसीसी करनी, लेकिन आज तक इन्होंने घरों के साथ हाउसिंग नहीं की, हाउसिंग के कनेक्शन नहीं जोड़े। कुछ 1-2 गली को छोड़कर बाकी कहीं भी इन्होंने हाउसिंग नहीं की। पिछले दिनों मैं जनरल मैनेजर इनसे, जो आदित्य जी हैं इनके जनरल मैनेजर, उनसे मिला था। मैंने उनको बोला कि अगर आप ये बोलते हैं कि ये गली 1 हफ्ते में खत्म कर देंगे, मैंने कहा 1 हफ्ता नहीं, आप 2 हफ्ते लो, 3 हफ्ते लो। लोगों की गालियाँ भी अगर खानी पड़ी तो मैं खाऊंगा, क्योंकि शहर में छोटी छोटी गलियाँ हैं, लोगों को दिक्कत तो होती है। लेकिन इन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि हम साथ ही पीसीसी हाउसिंग करेंगे, लेकिन इन्होंने हाउसिंग कुछ नहीं किया। ऐसे ही गलियां छोड़ दी। लोग हमारे सफर कर रहे हैं, स्कूटी जाती है वो गिरती है, लोग बुजुर्ग लोग जाते हैं, उनको पाँव में ठेठा लगता है, वो गिर जाते हैं। पिछले 8 वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर कछुआ चाल से काम चल रहा है और अब तक इस प्रोजेक्ट पर 130 करोड़ भी खर्च हो चुके हैं, लेकिन कुछ मोहल्लों को छोड़कर बाकी वार्ड्स में इस प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया है। जम्मू नगर निगम की डिप्टी मेयर ने भी ये बात स्वीकार की है कि सीवरेज का निर्माण कार्य कछुआ चाल में चल रहा है और वो भी कई बार सीवरेज के निर्माण कार्य का मुद्दा एनबीसीसी के अधिकारियों के समक्ष उठा चुकी हैं। जो ये एनबीसीसी का हमारा कार्य, जो सीवरेज टैकलिंग सिस्टम चल रहा है सिटी में, बहुत ही धीमी गति का है। बहुत शायद हमारी कॉरपोरेशन आने से भी पहले का जो कार्य है वहाँ पे चल रही है। गुलाम नबी आजाद जी की देन है, कहाँ से उन्होंने पार्टीज ढूंढ के लाई थी और हमारे पुराने शहर में ये सीवरेज सिस्टम को डेवलप करने का उन्होंने कोशिश करी थी। उसी की कंटिन्यूएशन में हमारी वक्त बेवक्त हमारी जीएम से बात हो चुकी है, उनकी मीटिंग्स भी चल रही है। हमारे जो कोल साहब हैं, जो एनबीसीसी का एज ए एक्सेन हमारा काम देखते हैं, उनसे मेरी रोज बात होती है। जिन वार्डों में थोड़ा थोड़ा हमारा कनेक्शन या हमारा सीवरेज पाइप जो डालने का कार्य है जो रह गया हुआ है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 या 3 माह में शायद वो एक और कंपनी और कंट्रैक्टर फर्म को जो वो हायर कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकली इसको प्रॉपर वे से टैकल किया जाए और जो सीवरेज सिस्टम जहां जहां जिन वार्डों में रह गया है या जिन वार्डों में एनबीसीसी का काम हो चुका है, उसको सुचारू ढंग से कनेक्टिविटी देते हुए ये ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो संचालित किया जाए।
जम्मू शहर के लोगों और पार्षदों ने अब सरकार से पिछले 8 वर्षों से जम्मू शहर में सीवरेज के इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि आम जनता को राहत मिले और वो भी अपने अपने वार्ड्स में विकास के कार्य करवा सके। जम्मू से गुरमीत सिंह संधू के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। भाजपा की जिला आरएसपुरा इकाई द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने किया है। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है और इस अवसर पर भाजपा की जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बनता है कि हम देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, हर वर्ग के लिए, वो सारे काम आम जनता के बीच लेकर जाए, ताकि आने वाले समय में हमें देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिलता रहे, ताकि देश मजबूत रहे, आगे बढ़े, हर आदमी को अपना हक मिले। इसलिए आज ये प्रदर्शनी लगाई है, ताकि हर आदमी देखे, सुने और हम सबका जो कर्तव्य है, हम भी अपना कर्तव्य, अपनी जो जिम्मेदारी को निभाए और हर समाज में लेकर जाए जो देश के प्रधानमंत्री ने काम किए हैं, लोगों को जो याद दिलाए। ऐसा काम जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है और लोगों को वो इंसाफ के लिए कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज इंसाफ गरीब आदमी को घर बैठे मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे। आज के दिन से जिसकी पूरी सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी कर रहा है, मेरी पार्टी कर रही है, तो हम लोगों को जहाँ भेजे, लोग देखे, बच्चे आए, महिलाएं आए, सब लोग जहाँ पे आके बात में आने मोदी जी ने कौन सा ऐसा कार्य किया है जिसमें आज भारत का, आज हमारे देश का सिर ऊंचा किया। आप देख रहे हैं समाज जब से चलने का एक कदम बढ़ रहा है, जहाँ पे खुद ईंटें लगा रहे हैं। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।